मैं एक बाड़े में पला बड़ा हुआ। मेरे मम्मी पापा कंट्री साइड में किसान थे और मैं उनकी मदद करते करते ही बड़ा हुआ जहां तक मुझे याद है। गाय का दूध निकालना, मुर्गियों के अंडे इकट्ठे करना, झाड़ियां उठाना और वो सब। हम कंट्री के लोग ऐसे काम की बहुत वैल्यू करते थे। मेरे मम्मी पापा पुराने जमाने के थे, ज्यादातर मेरे पापा। वो ऐसे आदमी थे जिनको ये भी नहीं पता था कि गलती करने पर पिटाई करने और चाइल्ड अब्यूज में क्या अंतर था। मैं शरारती बच्चा नहीं था, पर थोड़ा बिडौल था। एक दिन मैंने काम करते हुए गलती से दूध की बाल्टी गिरा दी और मेरे पापा ने मुझे लेदर बेल्ट से इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया और मेरी मम्मी बेचारी दूर से देखती रही। बाद में मैं अपनी लापरवाह फैमिली से थक हार गया था और खेत से निकल के अपने लिए शहर में नई दुनिया बसाने चल दिया। मेरे मम्मी पापा ने इजाजत नहीं दी, पर वो मुझे रोक नहीं सकते थे। जैसे ही मैं 18 साल का हुआ, मैं अपनी सस्ती सेकेंड हैंड गाड़ी लेकर खेतों से निकल गया और कभी वापस मुड़ के नहीं देखा। मैं बस अपने मम्मी पापा के लिए एक नोट छोड़ के गया था जिसमें लिखा था कि मैं आप लोगों से बहुत दूर अपनी नई दुनिया बसाने जा रहा हूं। हाँ, मेरा उनके साथ कोई खास रिलेशनशिप नहीं था। मैं सालों साल वापस खेतों में नहीं गया कि एक दिन 15 साल बाद मेरे छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट को किसी ने खटखटाया। मुझे कुछ अजीब लगा क्योंकि ज्यादा लोग मुझसे मिलने नहीं आते थे, क्योंकि मेरी खून पीने वाली जॉब के बिजी शेड्यूल की वजह से। एक अधेड़ उम्र का आदमी सूट पहने एक हाथ में ब्राउन रंग का ब्रीफ केस लिए मेरे दरवाजे पर खड़ा था। पहले मुझे लगा शायद ये कोई सेल्समैन है और मुझे कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, और मैं उसी समय थोड़ा गुस्सा हो गया। मैं अभी पूरे हफ्ते के दिमाग खराब कर देने वाले काम से उभर ही रहा था और ये मेरी छुट्टी का दिन था, और मैंने सोचा मैं कुछ भी कर सकता था बिना अपने मैनेजर के मेरे सर पर मंडराए। देखो भाई, तुम जो कुछ भी बेच रहे हो मुझे नहीं चाहिए, मैंने इरिटेट होते हुए कहा। मैं उसके बाद दरवाजा बंद करने लगा और दरवाजा बंद नहीं हुआ क्योंकि उस आदमी ने दरवाजा अपने पैर से रोक लिया था। मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं बच्चे, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज शांत थी पर कुछ थकी हुई सी। मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अचंभित होकर मैंने दरवाजा वापस खोला, पर अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही रखा। कोई मुझे ढूंढने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर क्यों हायर करेगा? उस आदमी के भाव गंभीर हो गए। ये तुम्हारे माँ बाप के बारे में, उसने उदासी भरी आवाज में कहा। उसके बाद जो उसने बताया उससे तो जैसे मेरी आत्मा मेरी बॉडी को छोड़कर चली गई हो। उसने बताया कि मेरे पापा की 3 साल पहले डेथ हो गई थी और दुख की वजह से मेरी माँ पागल हो चुकी है और रिसेंटली उन्हें एक पागल खाने में भर्ती करा दिया गया है, उनकी और सबकी सुरक्षा के लिए। मेरे पापा के मरने और मेरी मम्मी के पागल हो जाने की खबर सुनकर मेरी मम्मी के लॉयर ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया मुझे ढूंढने के लिए, ताकि खेत की जमीन मेरे नाम ट्रांसफर हो सके। आगे के कुछ दिन बहुत जल्दी बीत गए। ये कंफर्म करने के बाद कि मैं कौन हूँ, वो इन्वेस्टिगेटर मेरी मम्मी के लॉयर को लेके आया ताकि मैं पुराने फार्म को अपने नाम करने के लिए साइन कर सकूं। उसने जहां जहां कहा मैंने वहां वहां साइन किया और उन दोनों ने मेरे साथ शोक मनाया और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। मुझे उस पुराने फार्म में फिर से जाने के लिए हिम्मत बटोरने में 1 हफ्ता लगा। उसके बाद मैंने अपने बॉस को फोन किया और कहा कि मैं 1 हफ्ते ऑफिस नहीं आऊंगा। मैं 10 साल में पहली बार अपनी उस पुरानी गाड़ी में फार्म जाने के लिए बैठा। जब मैं वहां पहुंचा, उस जगह की हालत बहुत खराब हो रखी थी। मेरे पापा की वजह से उस जगह की गंदी यादें होने के बाद भी वो मेरे बचपन का घर था। मुझे उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। फसलों के ऊपर अनचाहे पौधे उग गए थे। जो बचे कुचे सुअर थे खेत में, वो भी बहुत पतले और सूख गए थे। यह कोई चमत्कार ही था कि वो अभी भी जिंदा थे। उनका चारा डालने वाले बर्तन पूरी तरह से खाली थे और उनमें मिट्टी जम चुकी थी। ऐसा लग रहा था बहुत समय से उन्हें किसी ने छुआ भी नहीं है। मुझे एक पल के लिए लगा कि वो कैसे जिंदा रह गए हैं जब कोई उन्हें खिलाने वाला ही नहीं है। फिर मैंने देखा एक छोटे सुअरों का झुंड कोने में खड़ा कुछ चबा रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखना चाहा वो क्या कर रहे थे, और बहुत ही अजीब सा लगा जब जाना कि वो क्या कर रहे थे। वो एक पुराने सुअर की लाश के आसपास खड़े हुए थे और भूखों की तरह उसकी चमड़ी और हड्डियां खा रहे थे। सुअर अपने आप को जिंदा रखने के लिए आदमखोर बन चुके थे। मैं घृणा में वहां से गायों को देखने चला गया। वो हमेशा की तरह चारा चर रही थी।
पर वहां एक मरी हुई गाय सड़ रही थी और उसके ऊपर बहुत सी मक्खियां बैठी हुई थी। उसकी जो हालत हो रही थी वो देख के मैं बता नहीं सकता कि ये बूढ़ी एज में मरी है या किसी का शिकार बनी है। ये सब पचाने में कुछ वक्त लगा। फिर मैं फार्म हाउस में चला गया अपना दिमाग ठीक करने, और वहां भी देखा कि पूरी जगह तहस नहस हो चुकी थी। सब चीजों पे मिट्टी लगी हुई थी और हर अंधेरे कोने में जाले लगे हुए थे। सिंक में सड़ने के लिए गंदे बर्तन भी पड़े हुए थे। लॉयर के हिसाब से मेरी माँ इसी घर में रहती थी पागल खाने जाने से पहले, जो कि 1 महीने पहले की बात है। तब भी वो जगह ऐसी लग रही थी जैसे सालों से अबैंडन्ड हो। मैं बस यही सोच पा रहा हूं कि मेरी मम्मी ने पापा की डेथ के बाद इस जगह का ध्यान रखना छोड़ दिया होगा। मेरी मम्मी पापा का बेडरूम भी बहुत गंदा पड़ा था। कपड़े सब जगह फैले पड़े थे और जबरदस्ती ड्रॉर्स में घुसाए हुए थे। पूरे घर में जो जगह सबसे ढंग से रखी थी वो मेरा पुराना बेडरूम था। वो जगह बिल्कुल साफ थी, बस कुछ जगहों पर कुछ मिट्टी लगी हुई थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था। वो मेटल म्यूजिक के पोस्टर्स जो मैं बचपन में लगाया करता था, और बुक शेल्फ जिसमें एडवेंचरस किताबें थी जो मैं अपने साथ नहीं ला पाया, बिल्कुल वैसे की वैसा था। फार्म छोड़ने से पहले जो मैंने गुड बाय लेटर लिखा था वो भी वहीं का वहीं पड़ा था। मुझे उस पर कुछ गीले निशान दिख रहे थे जो पहले उस पर नहीं थे। मैंने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये मेरी माँ के आंसू नहीं हैं। अपने बचपन के बेड पर बैठा मैंने भारी दिल के साथ रियलाइज किया कि फार्म में जितनी भी चीजों की हालत खराब है, मेरी मम्मी ने उनमें से सिर्फ मेरा कमरा ढंग से रखा। मन ही मन वो शायद मेरी बहुत चिंता करती थी। तब भी शायद जब वो मेरे पापा को मुझे बचपन में मारने से ना रोक पाई, मैंने वहीं के वहीं डिसाइड किया कि मैं फार्म को ठीक करूंगा, ताकि जब भी वो वापस आए ये ठीक ठाक लगे। जब भी डॉक्टर्स को लगे कि वो घर जाने के लिए ठीक है। मैंने अगले दिन फार्म को ठीक करने में और सूरों को खाना खिलाने में बिताया। इतने सालों में उनका पहला ढंग का खाना। मैंने उस गाय की लाश को भी खेत में ही जलाकर खत्म कर दिया। वैसे तो एक मरी हुई गाय को खाद बनाया जाता है, पर मैं कह नहीं सकता कि वो किसी बीमारी के कारण मरी है या नहीं। और फिर मैं खराब खाद बनाने का रिस्क भी नहीं लेना चाहता था। मैं एक फोल्डिंग चेयर पर बैठा फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उस गाय को जलते देख रहा था, और एक शिकारी राइफल मेरे पीछे पड़ी थी। अगर वो गाय किसी जंगली जानवर द्वारा मरी हो तो मैं रेडी रहना चाहता था अगर वो वापस फार्म पे और गाय को मारने आता। मैं शायद उस आग को 1 घंटे तक देखता रहा कि तभी मुझे अपनी आंख के कोने में कुछ दिखा। सूरज तब तक डूब चुका था और मैं सिर्फ उस जलती हुई आग को देख पा रहा था। आग की जलती हुई रोशनी से जो दिख रहा था, मैं कह सकता हूँ कि वो जो कुछ भी था दूर से मेरी तरफ आ रहा था। रात के अंधेरे में मुझे समझ ना आ पाया कि वो क्या था, पर जितना भी धुंधला सा दिख रहा था वो शायद कोई जानवर सा था। मुझे लगा वो कोई भेड़िया है, तो मैंने अपनी शिकारी राइफल उठा ली और उस पर शूट करा। मैंने अंधेरे में उसे मारने का सोचा नहीं था, मैं बस उससे बंदूक की आवाज से डराना चाहता था। पर जैसे ही मैंने ट्रिगर दबाया, मुझे वो जो भी था उसके जमीन पे गिरने से पहले दर्द में कराहने की आवाज आई। पर जो आवाज उसने निकाली वो किसी जानवर की नहीं थी। जब मैंने पहचाना कि ये किसी मनुष्य की आवाज है, मेरी आंखें डर के मारे फट गई। और जब मैं उसके पास पहुंचा, मेरा उस डरावने सच के साथ सामना हुआ। जमीन पे गिरी उस बूढ़ी औरत की छाती में बुलेट लगी हुई थी। उसके बाल बहुत बड़े और गंदे थे, इतने गंदे कि मुझे अंधेरे में लगा किसी जानवर के बाल हैं। उसने जो पहना हुआ था वो एक लाइट ग्रीन कलर की ट्यूनिक थी और साथ ही मैचिंग पैंट, ऐसी जो कोई एक पेशेंट शायद हॉस्पिटल में पहनता है। 1 मिनट तक उसे घूरने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैं वापस अपने होश में आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। मुझे पुलिस को बुला लेना चाहिए। आखिर वो एक जेन्युइन एक्सीडेंट हुआ था और वो इंसान मेरी जगह में ट्रेसपासिंग कर रहा था। पर मैं इतना डरा और घबराया हुआ था, मैं बस यही सोच पाया कि उस लाश को कैसे ठिकाने लगाऊं। मैंने उस औरत की बॉडी को उठाया और उस गाय की लाश के साथ ही जला दिया। ऐसा लग रहा था कि वो आग बहुत समय से जल रही थी और मैंने देखा उन दोनों की लाशें उस आग में जलकर राख हो रही थी। मेरा शरीर डर के मारे जम गया। आखिर जो कुछ बचा था वो सिर्फ हड्डियां थी जिन्हें मैंने आसानी से धूल में मिला दिया। मैं उस रात ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि मैं डरा हुआ था कि अगले दिन कोई आके उस औरत के बारे में ना पूछ ले। मेरा डर सच में बदल गया जब ब्रेकफास्ट खाते हुए मुझे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने खिड़की से देखा कि बाहर पुलिस की गाड़ी पार्क्ड है और सोचा इससे खराब और क्या ही हो सकता है। मैं गलत था। मैंने दरवाजा खोला और देखा वहां एक जवान पुलिस ऑफिसर खड़ा था। गुड मॉर्निंग ऑफिसर, मैंने बहुत ही नॉर्मल होते हुए बोला।
कुछ हुआ क्या? ये तुम्हारी मम्मी के बारे में है, उस ऑफिसर ने कहा। क्या हुआ उन्हें? मैंने चौंकते हुए कहा। वो कल रात पागलखाने से भाग गई। एक नर्स ने बताया कि वो वापस खेतों में ही आएगी और हम जानना चाहते हैं कि वो यहां तुमसे मिलने आई है या नहीं। उसने अपने फोन में मुझे एक पिक्चर दिखाई। मुझे बताया गया है कि तुमने उन्हें काफी सालों से नहीं देखा है, तो शायद तुम उन्हें ना पहचान पाओ, पर अब वो ऐसी दिखती हैं। तुमने उन्हें देखा है? मैंने उस तस्वीर को देखा और मेरा दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। पिक्चर में हॉस्पिटल बेड पे बैठी वही औरत थी जिसे मैंने एक रात पहले मारा था, जिस औरत को मैंने गलती से मार डाला और जानबूझ के एक जलते हुए जानवर के साथ जला डाला। वो और कोई नहीं, मेरी ही माँ थी। अपने आप को किसी तरह रोकता हुआ मैंने ऑफिसर को कहा कि मैंने उन्हें नहीं देखा है। मैं वो सारा डर अपनी आवाज में छुपा भी नहीं पा रहा था। मैंने ऐसे दिखाया कि मुझे अपनी माँ की चिंता है। ऑफिसर ने मुझे आश्वासन दिया कि वो उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। कंट्री साइड में आखिर छुपने की बहुत ज्यादा जगह नहीं थी। मैंने उन्हें थैंक यू कहा, जबकि मुझे पता था कि उन्हें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। उसके कुछ टाइम बाद ही मैं खेत छोड़कर वापस शहर चला गया। मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मेरा दिमाग मुझे बार बार याद दिलाता है जो मैंने किया है। मेरी माँ की वो चीख में रोती हुई आवाज, वो खून जो उनकी छाती से गोली की वजह से निकल रहा था। यह अब 10 साल से भी पहले की बात है। मैं खेत में एक आखिरी बार लौटूंगा। मैं इस गिल्ट के साथ और नहीं जी सकता। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं जीना ही छोड़ दूंगा। मैं वहां अपनी शिकार वाली राइफल भी लेके जा रहा हूं, पर इस बार जो मेरा शिकार बनेगा वो मैं ही हूं। जब मैं छोटी थी तो मुझे अम्यूजमेंट पार्क्स में जाना बहुत पसंद था। मेरा फेवरेट वंडरवुड पार्क था। उसमें एलिस इन वंडरलैंड थीम थी, जो हाउस ऑफ माउस वर्जन से बहुत ही अलग और अच्छी थी, क्योंकि वो मेरे घर के पास था। मैं वहाँ हर साल गर्मियों में अपने पेरेंट्स के साथ जाती थी। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुशमिजाज दिन थे, पर वो ज्यादा रह नहीं पाए। मेरे पापा की पुराने शहर से दूर जॉब लग गई और हम सबको उनके साथ ही शिफ्ट होना पड़ा। वंडरवुड पार्क में हर साल जाना बिल्कुल ही असंभव हो गया था, तो हमने वहां जाना छोड़ दिया। मैं हाई स्कूल ग्रेजुएट करने ही वाली थी जब मम्मी को पता चला कि वो पार्क किसी कारण बंद हो गया है। मुझे याद है कि मैं ये न्यूज़ सुन के थोड़ी दुखी हुई, पर मैं फाइनल्स और कॉलेज के एप्लीकेशंस में इतना बिजी थी कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये कॉलेज ग्रेजुएट करने की और अपने मम्मी पापा के घर से निकलने की बात है, जब मैंने अपने पुराने होम टाउन में एक बार फिर वापस जाकर वंडरवुड पार्क जाने का डिसाइड किया। मैंने वहीं पास के होटल में गाड़ी रुकवाई और एक कमरा रेंट किया, और फिर वहीं से मेडिकल मास्क पहन के पैदल गई जहां वंडरवुड पार्क था। मुझे नहीं पता था कि वहां जाना अलाउड भी था या नहीं, पर फिर भी मैं ट्रेसपास कर रही थी। अच्छा होता कि कोई मुझे वहां नहीं देखता, और अगर देख भी लेता तो मेरा चेहरा ना देख पाता। उसी दोपहर को मैं फेंस से कूदी, लॉक गेट्स को क्रॉस किया और 12 साल में पहली बार उस अम्यूजमेंट पार्क में घुसी। जैसा मैंने सोचा था, वहां पिछली बार से बहुत कुछ बदल चुका था, पर मैं फिर भी उस जगह को देख के अपना बचपन याद कर पा रही थी। जिन झूलों पर बैठने के लिए मैं लंबी लाइंस में वेट करती थी, उनमें सालों से जंग लगे हुए थे। फूड स्टैंड्स पूरी तरह से गिर चुके थे और सब कुछ बिखरा हुआ था, जैसे जानवरों ने जो बचा कुचा हो वो सब कुछ तहस नहस कर दिया। और वो बड़ा जाइंट व्हील जिसकी वजह से मैं पार्क में आती थी, वो भी सड़ गल चुका था, जैसे कभी भी नीचे गिर जाएगा। मुझे अपनी यादों को ऐसी हालत में देखकर बहुत बुरा तो लग रहा था, पर फिर भी मैं वहाँ खुश थी कि मैं एक आखिरी बार उससे वापस देखने आ सकी। मैंने अपना फ़ोन निकाला और कुछ पिक्चर्स खींच ली। मैं पार्क में घूमती हुई उन सब चीज़ों की फ़ोटो ले रही थी जिन्हें मैं बचपन में प्यार करती थी। वो स्लिंग शॉट वाली राइड जिसे हार्ट की शेप में गिलेटिन की तरह बनाया था, वो पानी वाली राइड जिसे एलिस को रोते हुए बनाया था, इतना कि जैसे वहाँ बाढ़ आ जाती थी, और एक लंबा बाड़ा जिसपे अब लंबे मरे हुए गुलाब के फूल लगे हुए थे, जिसको क्वीन ऑफ हार्ट्स गार्डन की तरह बनाया था। मैं आखिरी वालों को देख के कुछ खो गई। मैंने शायद इस क्वीन ऑफ हार्ट्स के स्टैचू को 3 बार क्रॉस कर लिया था। उस पर पंछियों की बीट लगी हुई थी, फिर भी वो गर्वित कांटा लग रही थी। जब तक मैंने मेज में से अपना रास्ता निकाला, रात होने लगी थी। मैं वहां से निकलने लगी, इससे पहले वहां बाहर अकेले जाने में खतरा हो जाता। पर जैसे ही मैंने मेज के एंट्रेंस के बाहर कदम रखा, मैंने कुछ सुना जिसने मुझे रोक लिया। मेरे पीछे किसी आवाज सी आई। ऐसा लगा किसी बच्चे की आवाज थी। अचंभित मैं पीछे मुड़ी ये देखने के लिए कि वो क्या था। बाड़े के पीछे छुपी हुई अपना आधा चेहरा दिखाती हुई
एक पीली चोटी वाली गोरी सी लड़की थी जिसने फटी हुई नीली ड्रेस पहनी थी। वो कुछ मांगती हुई नजरों से मुझे देखती रही, पर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैं वहां बस खड़ी रही। हाय, मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस छोटी बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे अपनी नीली आंखों से घूरती रही, जैसे वो मेरी आत्मा में झांक रही हो। सच कहूं तो मैं थोड़ी डर गई थी, पर मैं उसे वहां अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। हे बच्ची, क्या तुम खो गई हो? मैंने पूछा। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुड़ी और उस बाड़ की दीवार के पीछे भाग गई। रुको, मैंने उसे बुलाया। उस बाड़ की मेज को ढूंढने में मुझे भी कुछ टाइम लगा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो भी उसमें घुम जाए, तो मैं उसके पीछे भागी। मैं उसके पीछे टर्न पर एकदम टाइम पर पहुंची और लेफ्ट बाड़ के कोने में उसकी ब्लू ड्रेस जाती हुई दिखी। मैं उसके पीछे भागी। मेरे पैरों की आवाज गूंज रही थी और उस सुनसान जगह पे जैसे कोई ढोल बज रहा हो। जितनी बार मैं उसे ढूंढने के लिए कोने में मुड़ती, मुझे सिर्फ उसकी ड्रेस ही नजर आ पाती और पता चलता कि वो मेज में किस जगह जा रही है। ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझ के ऐसा कर रही थी। फाइनली मैंने उसको मेज के बीचों बीच देखा, जहां उसके छुपने के लिए और कोई कोना नहीं था। वो क्वीन ऑफ हार्ट्स स्टैचू के सामने सीधी खड़ी रही और मुझे उसकी पीठ दिख रही थी। ये वही क्वीन ऑफ हार्ट्स स्टैचू था जिसे मैंने एक्सीडेंटली बहुत बार जाते हुए क्रॉस किया था। तुम फिर से नहीं भागोगी, राइट? मैंने हाँफते हुए बोला। वो छोटी बच्ची बिल्कुल भी थकी हुई नहीं लग रही थी। प्लीज प्लीज वहीं रुक जाओ, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। वो ध्यान रखेंगे कि तुम सुरक्षित रहो, ठीक है? सच में। उस छोटी लड़की ने अपना सर हिलाया। उसका मुंह अभी भी दूसरी तरफ था। उसके लिए बहुत लेट हो चुका है, उस छोटी लड़की ने बहुत ही उदास आवाज में कहा। इससे पहले मैं पूछ पाती कि उसका क्या मतलब है, वो लड़की मुझे देखने के लिए पीछे मुड़ी। ये पहली बार था जब मैंने उसका चेहरा पूरा देखा और उस समय मुझे लगा काश ना देखा होता। उसका चेहरे का बायां हिस्सा पूरी तरह से कटा हुआ था। मुझे उसकी चमड़ी में से उसकी खोपड़ी निकलती दिख रही थी और उसकी आंख भी उसके गालों पर लटक रही थी, जैसे कोई पेंडुलम हो। मैं बहुत जोर से चिल्लाती अगर डर के मारे मेरी बॉडी जम ना गई होती। बिना कुछ बोले उस छोटी लड़की ने फिर मुझसे मुंह मोड़ लिया और क्वीन ऑफ हार्ट स्टैचू के सामने पड़ी मिट्टी में डूब गई। उस मिट्टी को देख के मुझे लगा कि वहां कुछ हुआ है। वहां एक बास्केटबॉल जितना मिट्टी का पहाड़ बना हुआ था और उसके आसपास बड़ी घास थी जो उसे छुपा रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और उसके पास गए और उससे पास से देखा। उस मिट्टी में से किसी इंसान की उंगलियों की हड्डियां निकल रही थी, इतनी छोटी कि शायद किसी बच्ची की ही। मैंने उसी समय पुलिस को बुलाया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं उस बंजर अम्यूजमेंट पार्क में कर क्या रही थी और मुझे कुछ दिनों के लिए पकड़ के रखा। जब तक उन्होंने उस छोटी लड़की की बॉडी को इन्वेस्टिगेट किया जो क्वीन ऑफ हार्ट स्टैचू के नीचे दबी हुई थी। शुक्र है मुझ पर छोटे ट्रेसपासिंग के चार्जेस ही लगे और पता चला कि वो वहां 5 साल से सड़ रही थी। मुझे नहीं पता कि पुलिस कभी पता भी लगा पाएगी कि उसे वहां किसने रखा है। मुझे नहीं पता कि शायद ये बात उस बच्ची को भी पता है या नहीं। इतने सालों से उस पार्क में कैद होने के बाद मैं बस चाहती हूँ कि उस बच्ची की आत्मा को अब शांति मिल जाए। कॉलेज के बाद मैं अपने आप को ढूंढने के लिए ट्रैवल करने लगा। ये एक वैसी ही कहानी है जहां कॉलेज की डिग्री तो मिल गई, पर आगे क्या करना है कुछ पता नहीं। और ईबे से खरीदी हुई कार में देश घूमने निकल पड़ा, ये सोच के कि शायद जिंदगी जीने का मतलब मिल जाए। ग्रेजुएशन के 1 साल के बाद मैं क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप पे गया। कहाँ जाना था कुछ नहीं पता था। मैं छोटे छोटे शहरों में रुकता और वहाँ के ट्रेडिशंस को एंजॉय करता। पाई बेकिंग कॉन्टेस्ट्स, एनुअल डांस फेस्टिवल्स, अजीब सी डेलिकेसीज जो बाकी अमेरिका में बिल्कुल डिस्गस्टिंग होती, वही सब कुछ। वैसे तो वो सब एक ही देश के थे। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग था कि वो एक दूसरे से कितने अलग थे। मुझे उनके साथ टाइम काटना पसंद था। तब भी अगर मुझे उनके साथ अजीब से काम भी करने पड़ते जब मेरी सेविंग्स खत्म हो जाती। एक दिन मैं अपनी सेल्फ रियलाइजिंग रोड ट्रिप पे मैं एक ऐसे शहर से गुजरा जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। ये एक पुराने जंग लगे रोड साइन से शुरू हुआ जो किसी रोड पे कहीं लगा था। मैं शायद उसे मिस कर देता अगर मैं उससे नॉर्मल से धीरे नहीं चला रहा होता। वो सब बड़ी घास देखने के लिए जो मेरे दोनों तरफ थी। मैंने साइन बोर्ड के सामने गाड़ी पार्क की और टेढ़ी नजर से उस जंग लगे बोर्ड को देखने की कोशिश की कि उस पे लिखा क्या था। उस पे लिखा था रोरी 100 माइल्स और साथ में ही एक एरो था जो लेफ्ट को जा रहा था।
मैंने सोचा शायद रोरी कोई छोटा शहर होगा और मैं कुछ और नए रीति रिवाज सीखने के लिए तैयार था। मैं उस लंबी रोड पर चलता रहा और लेफ्ट टर्न पे नजर रखी। बाद में मैं एक गंदे रास्ते पर पहुंचा जो मेन रोड से कटी हुई एक जंगल की तरफ जा रही थी। रास्ते में पेड़ पौधे उगे हुए थे, पर मैं बता सकता था कि उस रास्ते को पार करते ही एक सीधी सड़क आ जाएगी जो शायद एक समय लोगों ने यूज की होगी। मैं शायद उसे पूरी तरह से मिस कर देता अगर मैं उसे ढूंढ नहीं रहा होता। वो शहर अपने में ही बहुत खुशहाल होगा, तभी उसे ढूंढना इतना मुश्किल हो रहा है। मैंने ऊंचे रास्ते पे अपनी गाड़ी मोड़ी और जंगल में घुस गया। बड़े पेड़ों की परछाइयां मेरी गाड़ी पे पड़ रही थी। बहुत ही कम सूरज की रोशनी मुझे रास्ता दिखा रही थी कि मैं किसी पेड़ में गाड़ी ना दे मारूं। उन सूखी पत्तियों पे करीब 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद मैं फाइनली रास्ते के अंत में पहुंचा। मेरे सामने एक छोटा शहर था जिसमें रोड्स के दोनों साइड छोटी डब्बे जैसी बिल्डिंग्स थी। देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि उनमें से कोई एक शहर है जिन्हें मैं विजिट कर चुका हूँ। फिर भी उसके बारे में कुछ अजीब सा लगा जब मैं वहां से गुजरा। मैंने जल्द ही रियलाइज किया कि वो क्या था। वो जगह बहुत ही सुनसान थी। वैसे जब मैं किसी नए छोटे शहर में घुसता हूँ, 1-2 लोग तो देख ही लेते हैं कि यह खटारा गाड़ी उनके गांव में क्या कर रही है, पर यहाँ बाहर कोई भी कुछ नहीं कर रहा था और मुझे बिल्डिंग्स की खिड़कियों में भी कोई नहीं दिख रहा था। उस समय मुझे लगा शायद मैं ऐसे शहर में घुस गया हूँ जहाँ इंट्रोवर्ट्स रहते हैं या उसमें जो अबैंडन्ड है। मैंने ये सोचा कि शायद ये शहर के लिए एक शांतिपूर्वक दिन होगा और उस बिल्डिंग की तरफ चला गया जहाँ होटल का साइन लगा हुआ था। सिर्फ मेरी कार ही उस खाली पार्किंग लॉट में खड़ी थी। मैंने उस छोटे होटल का दरवाजा खोला और पूरे शहर की तरह वहां पर भी कोई नहीं था। रिसेप्शनिस्ट डेस्क खाली था और जब मैंने उसकी बेल बजाई तब भी कोई नहीं आया। मुझे उस टाइम पता चला कि वो शहर वहां के लोगों ने अबैंडन कर दिया है। किस वजह से मैं कह नहीं सकता था। कुछ समय की हिचकिचाहट के बाद मैंने रिसेप्शनिस्ट डेस्क के पीछे से एक चाबी उठाई और उस रूम में चला गया जिस रूम की वो चाबी थी। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक खाली बिल्डिंग में ऐसे घूमूंगा, पर इतनी रातें कार में बिताने के बाद मैं कंफर्टेबल बेड पे सोने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा था। होटल रूम का दरवाजा एक जोर की आवाज से खुला। मैंने सोचा अंदर एक सोने के लिए शायद बेड मिल जाए। वैसे तो वो कमरा ठीक से रखा दिख रहा था, पर मुझे पता था मैं बेड पे सोने नहीं वाला था जब मैंने देखा कुछ लाल सा दाग बेड की लाल शीट पे लगा हुआ है और वो बदबू भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जैसे कोई चूहा मर के सड़ रहा। मैंने मुंह बंद किया और दरवाजा बंद करके वापस फ्रंट डेस्क पे गया किसी दूसरे कमरे की चाबी लेने जहां मैं सो सकूं। पर जब मैंने ये किया, मैंने फिर से नए कमरे में भी सेम प्रॉब्लम देखी। वही सेम लाल दाग जिसने पहले वाले कमरे में भी शीट को कवर किया हुआ था और वो इस कमरे के कुशन्स में था। यहां भी बहुत गंदी बदबू थी और एक बार फिर मैं फ्रंट डेस्क पे गया और एक नए कमरे की चाबी ली। मैंने वो सेम लाल दाग होटल में रूम के हर कमरे में देखा, किसी में तो सोफे और चेयर्स पर भी और ज्यादातर बेड्स पर। मैं 10वें रूम में चेक करने के बाद गिव अप करने ही वाला था कि तभी उस लाल धब्बे वाले बेड पे मुझे कुछ दिखा। कुछ ऐसा जो गोल्डन सनलाइट जो कि पर्दे में से आ रही थी वहां से आता दिखा। अपनी सांस रोक के मैं बेड के पास गया ये देखने कि उस बेड पे क्या लगा है। मेरी आंखें चौंक गई जब मैंने देखा उस लाल धब्बे पे एक गोल्ड की डायमंड रिंग पड़ी है। मेरी बॉडी हिली। इससे पहले मैं 2 बार सोच पाता। मैंने रिंग को उठा लिया बिना सोचे समझे कि मैं उस लाल धब्बे को टच कर रहा हूं या नहीं। जैसे ही मेरी उंगलियों ने वो लाल धब्बे को टच किया, मुझे गर्म एहसास हुआ जो मेरी बाहों में घुस गया। मैंने रिंग को छोड़ दिया और एक कदम पीछे हुआ। मुझे अचानक अब रिंग नहीं चाहिए थी और उस शहर में और नहीं रहना चाहता था। मैं होटल से बाहर भागा और सीधा अपनी कार में बैठा। मैंने ग्लव कंपार्टमेंट में पड़ी फर्स्ट एड किट निकाली और जहां उस लाल धब्बे को हाथ लगाया उस पे एंटीसेप्टिक लगाया। जैसे ही एंटीसेप्टिक मेरी स्किन से टच हुआ, मेरी उंगली में एक बहुत ही तेज दर्द उठा। पास से देखने के बाद पता चला मेरी उंगली पे एक छाला हो गया है जो मेरी स्किन से एक वाटर बैलून की तरह निकल रहा है। मैंने उसे अपने दूसरे हाथ से आराम से दबाया और वो छाला एकदम से फट गया। उस छाले में से जो खून निकला वो मेरे हाथों में फैल गया। जैसे ही वो खून मेरी स्किन पे टच हुआ, मुझे बहुत गंदा बर्निंग सेंसेशन हुआ। मैं उसे टॉवल से साफ करने लगा, बट डर के मारे रियलाइज किया कि वो बाहर नहीं आ रहा था। वो खून परमानेंटली मेरी स्किन के ऊपर घुस गया था और लाल घाव बन गए थे, ठीक वैसे जैसे मैंने कमरों के अंदर देखे थे। तब से 1 हफ्ता हो चुका है, मैं अभी भी शहर में हूँ और घाव सब जगह फैल गए।
रोज रोज ये घाव मेरी बाहों को कवर करते दिखते हैं और मेरी स्किन को खा रहे हैं। मेरी बाहें अब स्किन और हड्डियों से कुछ ज्यादा ही हैं। मुझे पता है ये टाइम के साथ मेरी हड्डियां भी खा जाएंगी। जब भी वो खून मेरी स्किन से टच होता मुझे बहुत गंदी बर्निंग सेंसेशन हो। मैंने उन्हें टॉवल से साफ करने की बहुत कोशिश की, पर डर के मारे रियलाइज किया कि वो साफ नहीं होते। जब मैं रोड पे हेल्प मांगने के लिए निकला, मैं प्रे कर रहा था कि मैंने कहीं गलती से दुनिया को शापित तो नहीं कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे वो अबैंडन्ड शहर था।